हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करने जा रहे हैं अकाउंट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, वित्तीय लेखांकन की अवधारणा क्या है, उसका महत्व। मतलब ये बोल रहा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट और उसका इम्पॉर्टेंट पूछ रहा है। पहला है मापे हुए प्रतिफल का अवधारणा। मतलब ये अवधारणा बोलता है कि बिजनेस में जो भी लेन देन होता है, उस जो मुद्रा के द्वारा होता है, जिसको हम पैसा की वैल्यू में नाप सकते हैं, उसी को रिकॉर्ड किया जाता है बिजनेस में। पैसा की वैल्यू में जिसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसी को हम ये बिजनेस में रिकॉर्ड करके लिखते हैं। अगला चलते हैं। अगला है लागत अवधारणा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। बिजनेस करने के लिए या तो प्रोडक्ट होना चाहिए या फिर सामग्री या फिर सेवा सर्विस कुछ होना चाहिए, और ये सभी सेवा का या फिर ये प्रोडक्ट सबका लागत का हम लोग गणना कर सके या फिर इसको माप कर सके कि उसका क्या लागत है और उसका कितना लागत आता है। बिज़नेस में कॉस्ट को बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान दिया है, और जो भी कॉस्ट है उसी के ज़रिए हर कोई बिज़नेस आगे चला सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यही बोलता है। अगला चलते हैं। अगला है प्रयत्न और प्राप्तियों की अवधारणा। तो ये अवधारणा बोलता है कि बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट है या फिर सेवा है, उसको कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करना चाहिए, ताकि भविष्य में उसका कैपिटल और इनकम में अंतर पता चल सके। अगला चलते हैं। अगला है पूंजी और आय में विभिन्न अवधियों में उचित निर्णय लेने का सिद्धांत। तो ये इस सिद्धांत बोल रहा है कि कैपिटल और इनकम को हर वर्ष में किस तरह उपयोग करना चाहिए, उसको किस तरह रिकॉर्ड करना चाहिए ताकि बिजनेस को बढ़ाने में मदद मिल सके। अगला चलते हैं। अगला है स्पष्टीकरण का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत बोल रहा है कि अकाउंटिंग इस तरह होना चाहिए कि उसका जो भी इंफॉर्मेशन है वो आसानी से प्राप्त हो सके। तो अगला है भौतिकता का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत में बोलता है कि अकाउंटिंग में उन सभी भौतिक तत्वों को रिकॉर्ड करना चाहिए जो अकाउंटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अब अगला आता है। अगला है आय विवरण से संबंधित सिद्धांत। ये मतलब कि इनकम स्टेटमेंट से संबंधित सिद्धांत जो भी है उसके बारे में पहला बोल रहा है संबंधित अवधि में आय व्यय के लेख का सिद्धांत। मतलब ये सिद्धांत बोलता है कि जो भी पीरियड है उसमें जो भी लाभ हानि हो रहा है उसी ईयर में रिकॉर्ड किया जाता है, उसी ईयर से संबंधित होता है। अगला है। अब अगला है व्यवसाय की मुख्य आय व अन्य आय को पृथक लिखने का सिद्धांत। मतलब कि व्यवसाय का जो भी आय है और जो भी अतिरिक्त साधनों से आय प्राप्त हो रहा है उसको अलग अलग लिखना चाहिए। अब है अगला है लागत व व्यय के लेखे का सिद्धांत। लागत और व्यय का लेख में ये सब शामिल होता है। सभी चालू संचालन लागत, संबंधित अवधि में रहतिया की हानि, चालू संपत्तियों पर हानि की व्यवस्था, ह्रास का उचित लेखा एवं प्रयत्नों के फलों की आय का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इससे सत्यापन योग्य बाह्य प्रमाण की अवधारणा। यह अवधारणा बताता है कि लेखांकन को जिस भी सामग्री जैसे भी बनाया गया है उसकी सत्यता का जांच करता है। और अब अगला चलते हैं। पृथक व्यवसाय की अवधारणा। इस अवधारणा में यह अवधारणा बोलता है कि व्यवसाय का जो ओनर या ये स्वामी है वो बिजनेस से अलग होता है। बिजनेस अलग होता है और ओनर अलग होता है। अब अगला चलते हैं। चालू व्यवसाय की अवधारणा, गोइंग कॉन्सेप्ट। यह कॉन्सेप्ट बोलता है कि व्यवसाय जब तक है तब तक चलता रहेगा, वो कभी भी बंद नहीं होगा। अब इसी का डेफिनेशन आप देख सकते हैं। अब अगला चलते हैं। लेखांकन अवधि की अवधारणा, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ये अवधारणा बोलता है कि ये अवधारणा एक ऐसा ये निश्चित करता है जिसमें वो प्रॉफिट और लॉस को निकालता है। ये पूरा डेफिनेशन आप देख सकते हैं। अगला है विपक्ष अवधारणा। ये अवधारणा बोलता है कि लेखांकन मतलब अकाउंटिंग का जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो दो बुक को इफेक्ट करता है। इसको ही लेखांकन की दोहरी प्रणाली का जन्म होता है। इससे लेखांकन की दोहरी प्रणाली का जन्म होता है।
एक डेबिट पक्ष को, एक डेबिट बुक को इफेक्ट करता है, दूसरा क्रेडिट बुक को। पूंजी अवधारणा, कैपिटल कॉन्सेप्ट, इसमें पूंजी मतलब कैपिटल को ना बिजनेस में अलग लिखते हैं। जो भी वर्ष एक ईयर में जो भी प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है उसको कैपिटल में जोड़ देते हैं या फिर घटा देते हैं। प्रॉफिट को जोड़ते हैं और लॉस को घटा देते हैं। ये अवधारणा यही बोलता है। अब अगला क्वेश्चन है, लेखांकन की सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? लेखांकन के सिद्धांत की विशेषताएं एवं इसके सीमाओं की व्याख्या करना है। इसका आंसर होगा लेखांकन की जितने भी वित्तीय सूचनाओं का होता है उसको हम लेखांकन में रिकॉर्ड करते हैं, और इसको रिकॉर्ड करने के लिए जो भी मान्यताओं, धारणाओं, पद्धति का पालन किया जाता है उसे ही लेखांकन का सिद्धांत कहते हैं। आप इसका आंसर यहाँ देख सकते हैं। और ये नीचे में एक डेफिनेशन दिया हुआ है। ये एक अमेरिकन लेखापालों की संस्था ने डेफिनेशन दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा। और ये डेफिनेशन कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने दिया है। अब लेखांकन सिद्धांतों की विशेषता। पहला है सर्वमान्य सिद्धांत। जो ये सिद्धांत है ना हर जगह से इसको मान्यता प्राप्त है। और अगला है मानव कृत्य। ये मानव द्वारा निर्मित सिद्धांत है, मतलब ये अकाउंटिंग जो है मानव द्वारा निर्मित है, इसका जो भी नियम है। अगला है औचित्य, उद्देश्य तथा व्यावहारिकता का पर आधारित लेखांकन का जो सिद्धांत है, औचित्य, उद्देश्य और व्यावहारिकता का गुण होना चाहिए इसमें। आप इसका डेफिनेशन देख सकते हैं। अब अगला है लचीला यानी कि फ्लेक्सिबल। अकाउंटिंग का जो भी सिद्धांत है ना, लेखांकन का सिद्धांत, वो समय के अनुसार बदलते रहता है। समय के अनुसार ये हरदम परिवर्तित होते रहता है, इसलिए ये सिद्धांत फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। अगला है लेखांकन का सिद्धांत आधारभूत अवधारणाओं, मान्यताओं, कार्य पद्धति का समूह होता है। इसी के आधार पर ये वित्तीय सूचनाओं को रिकॉर्ड किया जाता है। लेखांकन सिद्धांत की सीमाएं। लेखांकन सिद्धांत की अलग सूची नहीं, यानी कि लेखांकन का जो भी सिद्धांत बनता है उसके लिए अभी तक कोई भी अलग से सूची नहीं बना हुआ है, जो चल रहा है वही चल रहा है। केवल मौद्रिक घटनाओं का लेखा। इसमें मतलब कि जो भी घटनाओं को मुद्रा में माप सकते हैं उसी घटनाओं को इस लेखांकन में, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है और किसी को नहीं। लेखांकन पूर्णतः निश्चित नहीं, यानी कि इसमें जो भी हानि हो सकता है उसको रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जो भी लाभ हो सकता है उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसका डेफिनेशन आप देख सकते हैं। आर्थिक चिट्ठा वास्तविक नहीं, बैलेंस शीट नॉट रियल। लेखांकन का सिद्धांत बैलेंस शीट का वास्तविक स्थिति को बताने में असफल होता है। इसका डेफिनेशन आप देख सकते हैं। किसी भी अधिनियम में उल्लेख नहीं, इसका कोई भी अधिनियम में उल्लेख नहीं होता है। एक रूपता का अभाव। बिजनेस एंटिटीज जो होता है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अपनी सुविधा के अनुसार उपयोग करता है, जिसके कारण इसमें एक रूपता का अभाव हो जाता है। उपयोग में अंतर, बाध्यकारी नहीं। इसका डेफिनेशन आप देख सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता के बीच अंतर स्पष्ट करना है, यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बीच अंतर डिफाइन करना है, बताना है। तो ये दोनों जो खाता होता है ये नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो लाभ नहीं कमाता है और वो समाज सेवा के लिए काम करता है उसके लिए बनाया जाता है। अब ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का डेफिनेशन देख सकते हैं। ये कुछ नहीं, बस कैश अकाउंट ही होता है ये, लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बोलते हैं। और यहाँ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये
ये भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बनता है। इसका डेफिनेशन आप देख सकते हैं। अब आगे इसका बीच का अंतर, उद्देश्य, ये इसका उद्देश्य दिया हुआ है, ये आय व्यय का ये उद्देश्य दिया हुआ है। डेबिट पक्ष में इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, प्राप्ति और भुगतान खाता का और आय व्यय खाता का। क्रेडिट पक्ष में प्राप्ति और भुगतान खाता का क्या इफेक्ट पड़ता है और ये आय व्यय के खाता का क्या इफेक्ट पड़ता है, आप देख सकते हैं। समायोजन, अवधि, ये अवधि का प्राप्ति और भुगतान खाता और आय व्यय खाता का देख सकते हैं आप। प्रारंभिक शेष, इसमें कोई प्रारंभिक शेष नहीं होता है आय व्यय खाता में। हानि, इसमें डेप्रिसिएशन, बैड डेट जैसा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता है, इसमें ये सब रिकॉर्ड होता है। प्राप्ति और भुगतान खाता में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होता और आय व्यय खाता में डेप्रिसिएशन, बैड डेट ये सब रिकॉर्ड होता है। उधार लेन देन का लेखा, इसमें उधार लेन देन का लेखा नहीं होता है, क्रय विक्रय जैसा उधार लेन देन का ये रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, इसमें ये सबको रिकॉर्ड किया जाता है। अंतिम शेष, अंतिम शेष का हस्तांतरण, इसका आप डेफिनेशन देख सकते हैं। आवश्यकता, ये बनाना आवश्यक नहीं होता है, ये बनाना इम्पोर्टेंट होता है। आर्थिक चिट्ठा का निर्माण, बैलेंस शीट का मतलब निर्माण, इसमें बैलेंस शीट बनाना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इसमें बैलेंस शीट बनाना इम्पोर्टेंट होता है। खाता या विवरण, या रोकड़ लेन देन का संक्षिप्त विवरण होता है, ये खाता होता है। खाता का प्रकार, ये वास्तविक खाता यानी कि रियल खाता होता है, रियल अकाउंट होता है। ये नाम मात्र खाता यानी कि नॉमिनल अकाउंट होता है। लेखांकन का सिद्धांत, ये दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित नहीं होता और ये उस पर आधारित होता है, दोहरा लेखा प्रणाली पे। पद्धति, यह कैश बेस पे आधारित होता है यानी कि कैश बेस पे बनता है और ये अक्रूवल बेस पे बनता है। उपयोगकर्ता, ये इसको पेशेवर संस्थान या जैसे कि हॉस्पिटल, डॉक्टर्स ये जैसे बनाते हैं और ये सामाजिक संस्थान या वेब बिजनेस और ये सब बनाता है, ये इसका उपयोग करता है। अब अगला क्वेश्चन है, एक स्थिति विवरण तथा कमी खाता का नमूना अनुमानित संख्या लेकर बनाना है, यानी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डेफिसिट अकाउंट को बनाना है। ये इसका डेफिनेशन दिया हुआ है कि ये क्या होता है। जब कोई भी व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसको अपने जितनी भी संपत्ति, एसेट और लायबिलिटी है उसका एक विवरण तैयार करना होता है, उसका एक स्टेटमेंट तैयार करना होता है और उसी स्टेटमेंट को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलते हैं, स्थिति विवरण कहते हैं। ये कोर्ट द्वारा निर्धारित ये ऋणों और संपत्तियों के आधार पर बनता है। इसका दो भाग होता है, दायित्व और संपत्तियाँ, लायबिलिटी एंड एसेट। दायित्व यानी कि लायबिलिटी को 4 भाग में बांटते हैं, ये 4 भाग, और ये है लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी, लिस्ट डी, आप देख सकते हैं। जैसे लायबिलिटी को 4 भाग में बांटे वैसे एसेट को भी बांटा जाता है। लिस्ट ए, लिस्ट ई एफ जी, प्रॉपर्टीज, बुक डेप्ट और बिल ऑफ एक्सचेंज, और इसके अलावा लिस्ट एच भी होता है और इसमें डेफिसिट को रखते हैं यानी कि लॉस, इसके अंतर्गत उस धनराशि को रखते हैं जिसके लिए दिवालिया घोषित हुआ है, जिसका पैसा नहीं दे पाया, और ये उसी का सैंपल है, नमूना, आप देख सकते हैं।
ये डेफिसिट अकाउंट बना हुआ है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्थिति विवरण और आर्थिक चिट्ठा में अंतर। स्टेटमेंट अफेयर्स और बैलेंस शीट में डिफरेंस पूछ रहा है। बनाने की विधि, इसका यहाँ डेफिनेशन दिया हुआ है। संपत्तियों का लेखा, इसमें सिर्फ असली संपत्ति को लिखते हैं, इसमें सभी प्रकार की एसेट को लिखते हैं। सूचनाओं का उपयोग, इसका डेफिनेशन आप देख सकते हैं। संपत्तियों का विभाजन, एसेट का विभाजन, इसमें एसेट को 3 भाग में बांटा जाता है। संपत्तियां, पुस्तकीय ऋण, प्राप्ति बिल। और इसमें एसेट को नहीं बांटते हैं, विभाजित नहीं करते हैं। दायित्वों का लेखा, इसमें लायबिलिटी को 2 खातों में लिखते हैं और इसमें लायबिलिटी को लिखने के लिए खाते का उपयोग नहीं करते हैं। संपत्तियों का लेखा, इसका डेफिनेशन आप देख सकते हैं। दायित्वों का विभाजन, इसमें दायित्व को 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें दायित्व को नहीं बांटते हैं, यानी कि लायबिलिटी को नहीं बांटा गया है। जोड़, लायबिलिटी का जितना भी जोड़ होता है यानी कि ऐड होता है वो एसेट से अधिक होता है। इसमें एसेट और लायबिलिटी दोनों बराबर होता है। उद्देश्य, इसमें वित्तीय स्थिति की जो भी खराब प्रदर्शन है उसको प्रकट करना होता है। इसमें वित्तीय स्थिति को ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रकट किया जाता है। उपयोगिता, उपयोगकर्ता, इसका डेफिनेशन आप देख सकते हैं। संख्या, यह व्यवसाय की अवधि में सिर्फ एक बार बनता है जब फर्म दिवाली होता है या फिर कोई व्यवसाय दिवाली होता है। यह हर वर्ष बनता है। कमी का लेखा, अधिनियम, बंधक रखी संपत्ति का लेखा, इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। पूंजी व अन्य संबंधित मद, इसमें ये मत प्रदर्शन नहीं किए जाते, इसमें सभी प्रकार के मतों का प्रदर्शन होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम सम सॉल्व करेंगे। सम वाला वीडियो जल्दी लाने के लिए आप ये वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आपके शेयर करने से हमें